गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये अभी तक का जितना भी मैंने कोरोना के ऊपर और विश्व बैंक या रॉथचाइल्ड इनके ऊपर जितना भी मैंने डाले हैं वीडियो, आज ये वीडियो उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको ना कोरोना की बीमारी बताऊंगा ना ये सब चीज़ें, बल्कि बताऊंगा कि ये रॉथचाइल्ड, ये रॉथटेलर, ये सब हैं कौन और ये सब किस समय से किस किस शातिर तरीके से पूरी दुनिया को कब्जा करने का प्लान करते हैं और करे हुए हैं, और आगे ये किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। आज तक दुनिया में इनके विषय में बहुत से लोगों ने बहुत तरीके के वीडियो डाले, लेकिन कहीं भी पूरी जिंदगी क्रमबद्ध जो है नहीं है। पहली बार आपके सामने मैं थोड़ा सा ये कुछ पढ़ के भी बोलूँगा, क्योंकि इनके बारे में इतना लंबा है कि जब भी ऐसे बोलने बैठता हूं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अभी भी जो मैं बोलूँगा, निश्चित ही इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनको आप नेट पे सर्च मार सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको मैं अपनी समझ के साथ एक दूसरे से जोड़ूंगा, और वो जोड़ आप वो भी सर्च मार के देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके ये सब वीडियो जो है आप बहुत शांति से सुने। और सबसे बड़ा मैंने यहाँ पे जो निमंत्रण दिया है, जिनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, वो हमारे व्यापारी भाई। उसका एक कारण है, मैं जब ये बोलता हूँ तो मुझे सुनने वालों में बहुत बड़ी संख्या आध्यात्मिक लोगों की होती है। पहली बात तो ये आध्यात्मिक लोगों की इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो ये चीज़ समझ पाएँ। मैं बनिए की औलाद, बनिए घर में पैदा हुआ, ये बात समझ पाता हूँ कि बिजनेस किस तरीके से चलते हैं। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो अपने तरीके के स्टूडेंट हैं, कुछ हैं, उनको भी ये सब एक फिलॉसफिकल खेल लगता है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप में से जितने भी लोग बिजनेस करते हैं और जो बिजनेस की ABCD से भी वाकिफ हैं कि बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ता है और मैक्सिमम किस तरीके से कैसे कैसे प्लान करके बढ़ाया जा सकता है, उन सबको मेरी ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और यदि आज ये वीडियो आप सब ने आसानी से समझा, व्यापारी मित्रों ने आसानी से समझा, तो मैं फिर कल या परसों में उन सब के बीच वो बात रखूंगा कि कैसे इस देश के सभी व्यापारी मिलके ये जो गुलामी का एक बहुत बड़ा अभियान कई सौ वर्षों से चल रहा है, उसको विराम दे सकते हैं हम, और एक नई दुनिया जो वो बनाना चाहते हैं गुलामी की, वही नई दुनिया हम लोग किस तरीके से एक अच्छे इंसानियत के साथ चला सकते हैं। इस पे मैं फिर चर्चा करूंगा। लेकिन अगर हमेशा की तरह लोग इसको समझने को राजी नहीं हैं, लोग इसको फैलाने को राजी नहीं हैं, तो फिर मेरी वो बात भी किसी काम की नहीं कि हम दुनिया को कैसे बदलें। उस स्थिति में मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, हम सब गुलाम बनेंगे। मैं देखूंगा गुलाम बनते आप सबको, आप सब अपने आप को जीते देखिएगा। मैं भी उस गुलाम का भीड़ का एक हिस्सा ही होकर रह जाऊंगा। तो फिलहाल बात शुरू करते हैं कि ये रॉथचाइल्ड कौन थे और इनका आरंभ कहाँ से हुआ। रॉथचाइल्ड फैमिली ज्यूज फैमिली थी जो कि इटली में रहती थी। ज्यूज के संबंध में एक बहुत अद्भुत बात है, और इस बात के कारण आज तक रॉथचाइल्ड फैमिली का आपको बहुत नाम सुनाई नहीं देता। जिस प्रकार ज्यूज का आरंभ हुआ, ज्यूज दुनिया में संख्या में बहुत कम थे और इनको कई तरीके के लोगों ने दबाने की कोशिश की और ज्यूसों को सदा से दबाया गया। तो ज्यूस को एक बात समझ में आ गई थी कि यदि हम कोई चीज इकट्ठी भी कर लें, कोई ताकत इकट्ठी भी कर लें, तो कहीं ना कहीं हमें दबा दिया जाएगा। इसलिए जो दबे कुचले लोग होते हैं वो अपने फेस को ऑन ना करके, फेस को ऑफ करके पैसा कमाने का काम करते हैं, जैसा कि ज्यूस में एक शिक्षा होती है। जैसे हमारे इंडिया में शिक्षा होती है कि हर आदमी अपना नाम करे, अपने बेटे को बताए कि उसे अपने पिता का नाम करना है, तो हम सब एक अहंकार की शिक्षा में घूमते हैं। हर आदमी अपने नाम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन ज्यूस में इससे उल्टा है। वो कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, असली चीज है ताकत। जिसके पास ताकत, जिसके पास लाठी, उसकी भैंस। तो तुम छोड़ जाओ कि क्या रखा है नाम में, तुम सिर्फ लाठी को कब्जाओ, लाठी तुम्हारे पास होगी, दुनिया तुम्हारे कब्जे में होगी। ये बात गहरी से गहरी ज्यूस की शिक्षा होती है। ये बात ध्यान रखें, तब आपको समझ में आ पाएगा कि कोई आदमी कितने सालों से कितनी शातिरता से ये सब प्लान कर सकता है।
शुरुआत इनकी होती है 1760 से। ये ज्यूस परिवार था, जर्मनी में था। 1760। अब आप कहोगे 1760? हाँ, 1760। 1760 में इन्होंने एक व्यवसाय का आरंभ किया। वो दौर था जिस दौर में लोग जो थे वस्तु विनिमय का यूज करते थे और थोड़ा थोड़ा सोना चलन में आ गया था। आदमी रुपए का सीधे सीधे इस्तेमाल ना करके सोने चांदी का इस्तेमाल करता था और सोने चांदी के माध्यम से व्यापार पूरी दुनिया में होता था। उस समय पूरी दुनिया में कहीं पे डेमोक्रेसी वगैरह ज्यादा नहीं थी और सब तरीके से एक राजा शासन ही हुआ करते थे। डेमोक्रेसी वगैरह ज्यादा उस समय नहीं थी। तो उस समय इन्होंने एक व्यापार शुरू किया, सिंपली जैसे कोई भी करता है, हम और आप करते हैं, हम और आप व्यापार करते हैं। तो उस तरीके से इन्होंने व्यापार शुरू किया। व्यापार ये था कि इनके 4-5 पुत्र थे और कुछ इनके अच्छे टर्म्स रहे होंगे कई शहरों में, बड़े बड़े कुछ शहर जर्मनी के जो थे, उन शहरों में इन्होंने अपने टर्म्स के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों का जाल बिछाया कि जो व्यापारी अपना सोना और चांदी लेके उन शहरों में व्यापार करने जाते थे, उनके बीच इन्होंने एक बात रखी कि तुम अपना व्यापार करने के लिए वहां सोना चांदी ले जाते हो, सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा था कि रास्ते में उनका धन लूट लिया जाता था। ये सबसे बड़ा खतरा था। तो वहां पे उन्होंने एक काम जो है शुरू किया कि आप अपना सोना, जैसे 100 सिक्के सोने के लाओ, हमारे पास रख दो और हम आपको एक रसीद देंगे, नोट। वो रसीद पे लिखा होगा कि ये आदमी ने हमें 100 सिक्के दिए, मैं इसे 100 सिक्के अदा करने का वचन देता हूं। और आप उसके बाद किसी भी शहर में जाओ, वहां पे हमारे सेंटर्स हैं, वहां जाके आप वो रसीद दिखाओ, आपको 100 सिक्के जो हैं वो 3 या 4 जो भी सिक्के काट के आपको बाकी सिक्के मिल जाएंगे। तो लोगों को लगा यार अगर हम 100 सिक्के ले में 3-4 सिक्के देके और बाकी मिल जाते हैं तो सस्ता सौदा है, क्योंकि 5-10 बार की यात्रा में एक बार तो लुटते हैं तो ये सौदा महंगा पड़ता है। तो इन्होंने इस तरीके से लोगों को लूट से बचाने के लिए और इस तरीके का सिक्के का लेन देन का एक व्यापार इन्होंने शुरू किया। जब इन्होंने ये व्यापार शुरू किया तो साथ ही साथ उस व्यापार को करने में इनको मजा आने लगा। हर जगह लोगों के बहुत सारे सिक्के इनके पास जमा होते, इधर का लेन देन उधर बस हो जाता बहुत आसानी से, और ये लोग खूब धन कमा रहे थे। कई वर्षों तक ये जब चलता रहा तो इनकी बड़ी ख्याति हो गई, इन पे बड़ा लोग विश्वास करने लगे, क्योंकि कभी भी किसी के पैसे के लेन देन में इन्होंने गड़बड़ नहीं की। ये अंकों के मामले में बड़े सटीक थे, अंकों के मामले में कभी गड़बड़ नहीं करते थे। लोगों को सदा इन्होंने पैसा दिया जिसने जो मांगने आया। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो जब लेने जाते हो मिल जाता है, बिल्कुल सिंपल। इसीलिए बैंकों का विश्वास है। इवन कि बैंकों का विश्वास इतना भी है कि यदि कोई चेक आपका बाउंस हो जाए तो आप उसको सजा करा सकते हो। ये बैंकों ने अपने विश्वास जमा रखे। उसी तरीके से इनका विश्वास जम गया। जब इनका विश्वास जम गया तो कुछ ऐसे भी व्यापारी हुए जिन्हें ये लगा कि हम यार 100 सिक्के लेके जाते हैं, वहां पे हमें 96 मिलते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उनसे बात तय करें और वो ये करें कि आप जो है रसीद ही ले लो हमसे, और सिक्के तो आपके जब चाहोगे मिल ही जाएंगे वहां से। तो जिस तरीके से हम लोग अपना चेक दे देते हैं किसी को, ये चेक ले लो भाई, पैसे अभी मत लो, चेक ले लो, फिर जब चाहे अपने भुगतान कर लेना, वैसे ही वो इन्होंने रसीदें जो दी लोगों को, वो लोग 4% ना कटाना पड़े, इसके बदले में रसीद ट्रांजैक्शन करने लगे। जब रसीद ट्रांजैक्शन करने लगे तो ऐसी स्थिति में कई दिनों तक इनके पास लोग जब अपनी सोने को लेने नहीं आए तो इन्हें बड़ा शक हुआ कि यार एक आदमी इस शहर से उस शहर 4-5 दिन में पहुंच जाना चाहिए था और उसको सोना ले जाना चाहिए था, वो लेने क्यों नहीं आ रहे। तो जब इन्होंने पूछताछ की, थोड़ा बहुत गहराई में गए, तो इन्हें पता लगा कि यार लोग तो रसीद चलाने लगे। अब लोग सोना लेने की बजाय वापिस वो रसीद से खेलने लगे। तो एक तरफ तो इन्हें ये लगा कि हमारे व्यापार में गड़बड़ हो रही, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आइडिया आया, जो आइडिया आज तक पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट हो रहा है। वो आइडिया था कि हम अपनी रसीदें मार्केट में डाल दें।
अब हजारों रसीदें चल रही हैं, तो अगर 1000 रसीद चल रही हैं तो 1000 रसीद 100 सिक्कों के हिसाब से आपके पास जो है 1 लाख सिक्के तो रखे हुए हैं, और लोग लेने आते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि वो उसी पे विश्वास करके व्यापार कर रहे हैं। तो इन्होंने मार्केट में अपने 10,000 रसीदें डाल दी और मार्केट से सामान उठा लिया। उस सामान का और लेन देन करके और तरीके का व्यापार शुरू करके पैसा कमाना शुरू किया, और लोग उस पर विश्वास करके रसीद को चलाते रहे। कई वर्षों तक इन्होंने ये किया और बहुत 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 धन कमाया। जब बहुत धन इन्होंने कमाया, उसके बाद इनका लालच बढ़ा। और यहां पे आप सब समझ लो, आध्यात्मिक लोग जितने भी सुन रहे हैं उन्हें लगेगा इतने लालच का कोई क्या करेगा, लेकिन व्यापारी जितने लोग सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे कि लालच अनलिमिटेड होता है और पैसा अनलिमिटेड कमाने की चाह होती है। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर धर्म को बीच में एंट्री ना मिले तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और धर्म को अगर एंट्री मिल जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं फिर एक राजा के घर में बुद्ध पैदा होने लग जाता है, जो घर छोड़ के चला जाता है। तो ज्यूस की शिक्षा में कहीं पे भी धर्म की शिक्षा नहीं है। ज्यूस की शिक्षा में कहीं पे भी धर्म की शिक्षा इस तरीके की नहीं है। उनका धर्म सिर्फ एक है, वो है ताकत, सिर्फ ताकत, कैसे अपने हाथ में रहनी चाहिए। तो कुल मिला के ये जब चलने लगा तो उसके बाद ये रॉथस्चेलर जो था उसके 5 बेटे थे, और ये एक दूसरा नाम जो लेता हूँ वो अक्सर लेने में मैं गड़बड़ कर जाता हूँ, और रॉथस्चाइल्ड के 5 बच्चे और रॉकफेलर के जो 5 बच्चे, तो इनको जो है इन्होंने मिलकर प्लान किया कि क्यों ना इन लोगों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेज के इसी तरीके का बैंकिंग सिस्टम शुरू किया जाए। तो इन्होंने दुनिया के कई देशों में, इन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, कई ऐसी जगह, इन्होंने जर्मनी, यूरोप के और भी कई मुल्कों में इन्होंने अपने बच्चों को प्लान कर दिया और हर बच्चे को वहां का बैंकिंग सिस्टम फैलाने के लिए बात कह दी। जब वो बैंकिंग सिस्टम फैलाने के लिए इन्होंने बात कही, तब इनका काम जो था, अब आप सोच सकते हो कि एक देश में रह के जब ये कर रहे थे, ऐसा 10-20 शहरों के बीच में कर रहे थे, तो जब इन्होंने पूरे तरीके से ये कई देशों में फैला लिया होगा तो इनके पास कितना पैसा आया होगा। और वो पैसा अकूत था, और उस अकूत पैसे से जैसे ये जो फैला रहे थे और भी व्यापार खड़े कर रहे थे, जैसे कि ये जो भी चीजें मेटल्स होती थी उनके व्यापार इन्होंने बड़े खड़े कर दिए थे। इन्होंने साथ साथ उस समय के समय में लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाइयों के लिए शस्त्र चाहिए होते थे, तो उन्होंने हथियारों की फैक्ट्री वगैरह भी खड़ी कर दी, और ये सब भी ये काम करने लगे साइड में। लेकिन मेन इनका बैंकिंग ही था। फिर एक बड़ी अजीब घटना घटी, बहुत अजीब घटना ये घटी कि नेपोलियन फ्रांस का जो था उसकी लड़ाई चली इंग्लैंड से, और फ्रांस और इंग्लैंड की जब लड़ाई चली तो ये कई साल तक लड़ाई चली। लेकिन जब ये लड़ाई बहुत ज्यादा चरम पे पहुंच गई तो कोई भी राजा जब लड़ता है तो शुरुआत में तो वो अपने धन से लड़ता है, लेकिन थोड़े समय बाद उसे धन की जरूरत पड़ जाती है और वो पब्लिक से मांगता है। पब्लिक से मांगने के लिए तब राजाओं के पास सीधा सीधा तरीका होता था कि भाई पब्लिक पैसे दो, हमें पैसे दो। लेकिन पब्लिक ऐसे पैसे कैसे देगी? तो या तो राजा उनके घर में घुस के पूरे तरीके से लगान वसूली के नाम पे उनका सोना चांदी सब छीन लेते थे, उससे पब्लिक में और आक्रोश फैलता था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जाके हिटलर से, उसे नेपोलियन से मिले और उधर इंग्लैंड के राजाओं से मुलाकात की, और इन्होंने दोनों कंट्रियों में उन लोगों को जाके समझाया कि हमारे ऊपर लोगों का विश्वास है और हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि वो आपको पैसा दें। और यहां से शुरुआत हुई बॉन्ड की। बॉन्ड एक व्यवस्था होती है जिसमें उन्होंने कहा कि आपका राजा युद्ध लड़ रहा है, आपके राजा को धन की जरूरत है, तो राजा को आप 10,000 रुपए दें, 10,000 के बदले में वो आपको एक बॉन्ड देगा। वो बॉन्ड अगर राजा जीत गया दूसरे देश को तो निश्चित ही राजा की तरक्की होगी, तो तुम्हारा बॉन्ड 10,000 का 20,000, 50,000, 1 लाख का भी हो सकता है। और यदि राजा हार गया तो तुम्हें तो लूट लेगी दूसरे देश की सेना। तो उस कंडीशन में राजा ना हारे तो तुम पैसा दो। अच्छी बात यही है कि तुम पैसा दे के राजा को मजबूत करो और जीतने की तरफ बढ़ो। ये बात नेपोलियन को भी समझ में आई और राजाओं को भी समझ में आई,
और समझा ये लोग रहे थे, तो पब्लिक ने बहुत सारा बड़ी संख्या में पैसा इनकी तरफ फेंक दिया। सब सोना, उस समय सोना चांदी चल रहा है, उस समय ये वाले नोट नहीं चल रहे हैं, उस समय सोना चांदी चल रहा है, ध्यान रखना। अब सब लोगों ने अपना सोना चांदी निकाल के इन लोगों के हवाले कर दिया और इन्होंने राजा को वो पैसा दे दिया और बीच में बॉन्ड दोनों तरफ इन्होंने कंट्रोल किए। फिर एक और कहानी करी इन्होंने, एक कहानी करी और वो कहानी आप सर्च भी कर सकते हैं कि नेपोलियन के युद्ध के दौरान एक बार ऐसी खबर उड़ी कि नेपोलियन हार गया। और वो खबर जब उड़ी कि नेपोलियन हार गया तो फ्रांस में जो लोगों के बॉन्ड थे वो अचानक 10,000 रुपए से घट के 85 रुपए पे रह गए, 100 रुपए पे रह गए। तो लोगों का जो भी मिलता ले लो। तो लोगों ने बैंकों के पास जा जाके बॉन्ड जो है वो रख के 50-100 रुपए ले लिए। और उधर दूसरे देश में खबर उड़ गई कि वो जीत गए हैं, तो वहां के बॉन्ड जो है 50,000 60,000 के हो गए। तो लोग जो है बैंकों से बॉन्ड और खरीदने लगे। बैंक जो है 10,000 का बॉन्ड 30,000 में बेचने लगा कि अब बढ़ेंगे बढ़ेंगे। ऐसे करके उन्होंने उधर से भी पैसा बनाया और इधर से भी पैसा बनाया और फिर कहानी पलट दी। नेपोलियन जीत गया ऐसी खबर उड़ा दी। वो तो सही था। तो जब ये बात हुई तो अचानक ही फिर एक काम और हुआ कि जो लोगों ने 10-50 रुपए में बॉन्ड बेचे थे वो फिर 20-25 हजार 30,000 के हो गए और जो उधर लोगों ने 50,000 के खरीदे थे वो घट के जो हैं वो 10-20-50-100 रुपए के रह गए। ये कमाया इन्होंने धन। और साथ ही साथ क्योंकि इनका व्यापार और भी था, इन्होंने वो धन तो लिया था लेकिन धन के साथ साथ नेपोलियन को और राजाओं को हथियार पेश किए थे और सामग्रियां दी थी जो ये और तरीके से धन पब्लिक में फेंक के और सामान उठा लेते थे। तो एक तरीके का पूरा धन भी नहीं दिया, सोना चांदी बस इकट्ठा कर रहे हैं चारों तरफ से, यही इनका काम चल रहा है। ऐसे करके जब ये सब चीजें चलने लगी तब इन्हें साथ साथ एक आइडिया आया कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हम अपने इस प्लान को पूरे दुनिया में इंप्लीमेंट करें। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि दुनिया में सब राजाओं का राज्य है, या तो जमींदार राज्य कर रहे हैं या राजा राज्य कर रहे हैं, छोटे छोटे। आप सब जानते हैं उस समय इंडिया में भी बहुत राजा सब हुआ करते थे। तो इन्होंने उस समय के दौर में इंग्लैंड का पूरी दुनिया में लगभग राज्य था और इंग्लैंड के साथ मिलकर इन्होंने उनकी इकोनॉमी को बढ़िया करने के लिए कई तरीके के लॉलेज दिए। और आप भी जानते हो आज की तारीख में पूरे विश्व में केवल इंग्लैंड और अमेरिका ऐसी है जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, बाकी सबकी इकोनॉमियां ये तोड़ देते हैं। इंग्लैंड कोई काम नहीं करता सिवाय बैंकिंग सेक्टर के। इंग्लैंड में किसी प्रकार की औद्योगिक क्रांति नहीं है, इंग्लैंड में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होता, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के एक कारण इंग्लैंड धनवान बना हुआ। तो वहां का सिर्फ एक रानी को सेट करना था कि भाई तुम मेरी बात समझो और तुम पूरे दुनिया में तुम्हारे खिलाफ लोग लग गए हैं, युद्ध की स्थितियां आएंगी, ऐसी स्थिति में तुम धीरे धीरे देशों को छोड़ना शुरू करो और उन देशों को छोड़ने के साथ साथ तुम वहां पे इन शर्तों पे छोड़ो कि यहाँ पे राजा राज्य नहीं होगा और डेमोक्रेसी के माध्यम से दुनिया को चलाया जाएगा। डेमोक्रेसी प्लान्ड है डियर, डेमोक्रेसी को प्लान किया गया बहुत सही तरीके से पूरे दुनिया में। और ये मैं आपको बताऊंगा कि डेमोक्रेसी प्लान करने से क्या होता है, थोड़ा ठहरें। तो इन्होंने एक तरफ डेमोक्रेसी प्लान करने की बात की, दूसरी तरफ एक और काम किया। इंग्लैंड को अपने समर्थन में लिया कि पूरे दुनिया से लोगों को अब मुक्त करो और साथ साथ जो है वो उनको इस तरफ ले जाओ। और इसमें कई साल लगे, ये ऐसे मत समझना कि आज गए कल से शुरू हो गया। इसमें कई दशक लगे और इसी दशक के बीच में अचानक एक और काम हुआ। उस समय अमेरिका उभरता हुआ राष्ट्र था और अमेरिका में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थी और यही डेमोक्रेसी इन्हें समझ में आ रही थी कि किस तरीके से काम कर सकती है। अमेरिका में डेमोक्रेसी थी तो इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को ना जाने क्या लालच दिया, ये आज तक दुनिया में रहस्य है। न जाने क्या लालच दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति को यह समझाया कि आप अपने रुपए को जो चांदी और सोने में निकालते हैं उसको हटा के आप कागजी मुद्रा का चलन लाइए जिसका नाम होगा डॉलर। और वो डॉलर छपाई का काम ये लोग करेंगे। इनके पास बहुत तरीके की ताकतें आ गई थी कि छपाई का काम ये लोग करेंगे।
तो पता नहीं कौन सा लालच रहा कि वो राष्ट्रपति तैयार हुआ और छपाई का पूरा ठेका इन्हें दे दिया। तो जितने डॉलर ये छाप के देते थे उतना सोना इन्हें दिया जाता था, और डॉलर जितने छाप के देते थे उसमें 1-2% की एक कमाई भी लेते थे। गजब का खेल। कैसे बैठाला मुझे नहीं पता, कौन सी सेटिंग की, क्या चीज सप्लाई की, ये आप सब आंकड़े लगाते रहो, लेकिन इन्होंने ये कर लिया। आज भी अमेरिका के बैंकों को जो डॉलर छप के या पूरी दुनिया में जो डॉलर जाते हैं वो रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी छाप के देती है। लेकिन इतने से ही इनका पेट नहीं भरने वाला था। जब इन्होंने डॉलर छपाई की बात कर ली तो उसके बाद दुनिया में, क्योंकि एक तरीके से युद्धों की अवस्था थी, बहुत से देशों पे इंग्लैंड का राज्य था और वहां पे अपने अपने तरीके से झंझट हो रहे थे। तो ऐसे लोग जो हैं, जैसे कि अभी एक ने मैसेज आ रहा है कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं, मेरे जैसे हजारों लोग ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कार्य करते हैं। तो इन मित्रों को सुन लेना चाहिए कि ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, पहली बात तो ब्रिटेन है ही कितना बड़ा, हमारे यूपी जितना बड़ा भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अब तो होगी, छोटी मोटी चीजों की बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रिटेन का व्यापार जो है वो बैंकिंग है। ये भी मानेंगे और इनसे कहेंगे कि अब दूसरा एक मैसेज डालो जिसमें इस बात को स्वीकार कर लो। बाकी ना स्वीकार करना तो बहुत लोगों का काम है, क्योंकि आप भी बहुत धार्मिक आदमी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने जो जिस तरीके की बात की कि अमेरिका के माध्यम से, फिर उसी समय जब डॉलर बने तो अमेरिका के माध्यम से इन्होंने एक चीज का और निर्माण किया जो था विश्व बैंक। विश्व बैंक का निर्माण इन्होंने पहले ही कर लिया था। दुनिया में पहला विश्व युद्ध भी नहीं हुआ था तब इन्होंने वर्ल्ड बैंक का निर्माण कर लिया था, और उस समय केवल 2-4 कंट्री उसमें जुड़ी हुई थी। 2-4 कंट्री सिर्फ उसमें जुड़ी हुई थी, बाकी ज्यादा लोग नहीं जुड़े हुए थे। तो ऐसे कंडीशन में हुआ ये कि फिर इन्होंने, क्योंकि इन्हें युद्ध प्लान करवाने की बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, बहुत महारथी थे, तो इन्होंने पूरी दुनिया में पहला विश्व युद्ध कराया। जब पहला विश्व युद्ध दुनिया में हुआ तो उस कंडीशन में दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही आई, और जब बहुत बड़ी आर्थिक तबाही आई पूरे दुनिया में, तो इन्होंने पूरी दुनिया को एक तरीके से निमंत्रण दिया अमेरिका की तरफ से कि हाँ, आप जो हैं हमसे डॉलर लेके और इससे आप पूरी दुनिया में खरीदारी कर सकते हैं। डॉलर उस समय 1 रुपया और भारत का 1 रुपया लगभग बराबर होता था। सभी इस तरीके की स्थितियां आ गई थी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे डॉलर को जब ऐसे करके फैलाना शुरू किया तो उसके एवज में दुनिया से लिया सोना, उनको दिया डॉलर, और धीरे धीरे डॉलर के रेट बढ़ने आरंभ हुए। लेकिन डॉलर जब इन्होंने दिए तो उसके बाद इनके इस प्लान को सबसे पहले पकड़ा था दुनिया में हिटलर ने कि ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था ही इसको बर्बाद कर रही है। और हिटलर ने उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर ने एक काम किया कि अपनी जर्मनी को पूरे तरीके से अपनी मुद्रा पे आधारित करके चलाया, और पूरा जर्मनी 2 साल के अंदर दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी बढ़ने की तरफ बढ़ चला। और तभी फिर दूसरा प्लान हुआ, क्योंकि इनके पास इतने दिनों के अंदर बहुत तरीके की ताकतें आ गई थी, जिसमें एक ताकत थी पत्रकारिता की। उस समय अखबार होते थे और टीवी का आरंभ होने जा रहा था। तो इन्होंने दुनिया में हिटलर को एक गुंडा, एक बदमाश घोषित करवाया। पूरी दुनिया में लोगों के बीच उसकी चर्चा हुई, और फिर हिटलर इससे तिलमिला गया, और इसके कारण हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो और तबाही दुनिया में आई। हिटलर भी इन्होंने एक तरीके से बर्बाद किया, और साथ ही साथ दुनिया में और ज्यादा आर्थिक तबाही आई। आर्थिक तबाही के कारण लोगों ने और लोन लिया। पूरी दुनिया को इन्होंने विश्व बैंक के माध्यम से डॉलर और ये सब सप्लाई किए, और तब दुनिया में लगभग 30, 35, 40 देश ऐसे धीरे धीरे हो चुके थे जो उसमें जुड़ गए थे। लेकिन अभी भी इसमें हिंदुस्तान वगैरह शामिल नहीं थे। तो इन्होंने फिर एक चीज और प्लान जो कर रखी थी, जिसके बारे में मैंने पहले प्लान किया, कि फिर इन्होंने डेमोक्रेसी जो प्लान कर रखी थी पूरे दुनिया में। उस समय 47 के आसपास भारत भी आजाद हो गया, कई देश आजाद हुए और उनमें डेमोक्रेसी लागू हुई।
अब डेमोक्रेसी क्या होती है इसको थोड़ा समझना। अगर मैं ये कहता कि हम इस देश को यहाँ के राजाओं के पास छोड़ दे रहे हैं, तो राजाओं के पास इतना ज्यादा पैसा था कि राजा इसको आरंभ कर सकते थे। लेकिन जब कोई डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी में वहां का एक नेता चुन के आता है। जैसे यहां जवाहरलाल नेहरू चुन के आए। खैर जवाहरलाल नेहरू थोड़े रिच थे और उन्होंने अपनी संपत्ति में लगभग 196 करोड़ रुपया, 200 करोड़ की संपत्ति थी उस समय उनके पास, और उस समय उन्होंने 196 करोड़ रुपए अपने भारत सरकार के खाते में डाले कि भाई कम से कम देश थोड़ा आगे बढ़े। तब तक उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन भी नहीं लिया था। लेकिन आगे जैसे जैसे हम काम करेंगे लोन की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी, विश्व व्यापार की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में इनको धीरे धीरे लोन की तरफ जाना पड़ा और लोन लेने के लिए राजी होना पड़ा। और जिस दिन अमेरिका के साथ और विश्व बैंक के साथ भारत ने संधि की कि हम इनसे लोन लेंगे, उसी वक्त कहते हैं कि 100 के आसपास कंट्रीज थी, मुझे टोटल एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, इतना मैं कैलकुलेटिव माइंड से नहीं चलता। तो उस कंडीशन में लगभग 100 कंट्रीज के आसपास भारत के साथ उसमें शामिल हो गई और विश्व बैंक का 150 देशों से ज्यादा देशों में अपना कब्जा हो गया, जहां पे वो लोन देने लगे। अब थी सरकारें कब्जे में। लेकिन 5 साल की डेमोक्रेसी आगे चल के जो रंग लाने वाली थी वो एक नया रंग आने वाली थी। और वो नया रंग ले आने वाली ये थी कि जो भी नेता आएगा वो बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक का पैसा लूटेगा। जो लूटेगा उसे बोला जाएगा ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी रखने के लिए भी एक दुनिया में बैंक होना चाहिए। तो स्विट्जरलैंड में एक बैंक का निर्माण किया गया जिसको कहा गया स्विस बैंक। और स्विस बैंक के बारे में आप अगर जानकारी लें, आप बहुत आसानी से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। स्विस बैंक में खाता खुलवाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है और उनकी ऐसी व्यवस्था है कि दुनिया में आपका पैसा कहीं भी हो वो अपने तरीके से उठा के अपने बैंक तक पहुंचा लेते हैं। और स्विस बैंक में पैसा रखने से आपको ब्याज नहीं मिलता, आपको एक लिमिटेड ब्याज देना पड़ता है 1-1.5% के आसपास। तो डेमोक्रेसी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या होगा, धन 2 ही लोगों के पास उस समय तक होता था, 2 लोगों के पास। पहला धन होता था जो उद्योगपति होते थे उनके पास, दूसरा धन होता था हमारे देश के नेताओं के पास। और दोनों के पास जो धन होता था, अब नेताओं के पास तो सीधा ब्लैक मनी थी, इसलिए उन्हें रखना था स्विस बैंक में। और दूसरी तरफ हमारे देश के नेता जो बैंक से लोन ले रहे थे विश्व बैंक से, उसे निपटाने के लिए इनको टैक्सेस लगाने थे और अपने देश को चलाने के लिए टैक्सेस लगाने थे। और टैक्स क्या लगाए जाएं इसका निर्धारण विश्व बैंक इनको सलाह देता था कि भाई ऐसे ऐसे करो, इस तरीके से तुम ये टैक्स वसूल पाओगे। तो टैक्स बढ़ा के लगाए जाते थे और टैक्स देना किसी भी व्यापारी को अच्छा नहीं लगता। आप सभी व्यापार भाई सुन रहे होंगे, आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो ऐसे कंडीशन में पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यापारी के पास ब्लैक मनी होता था और दूसरा होता था नेताओं के पास ब्लैक मनी। दोनों की ब्लैक मनी घूम के जाती थी इनके पास, दोनों की ब्लैक मनी घूम के इनके पास पहुंच जाती थी। कितने सुंदर तरीके से सब अपना, जैसे कि अब इसको समझाने के लिए मैं यहां पे एक बात बोलूंगा, बड़ी मजेदार बात है। सागर से किसी ने पूछा तेरे पास इतना पानी इकट्ठा हो गया तो क्या बेवकूफी दिखाता है कि बादल बना के भेज देता है, मत बना। सागर ने कहा बेवकूफ तू चिंता ना कर, जाने दे, लौट के सब मेरे पास आने वाला है, सब मेरे पास ही आने वाला है। तो ये ऐसे सागर हैं धन के कि दुनिया में कहीं भी किसी के पास धन है ना, उनके नीचे एक छेद लगा हुआ है। आप में से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा, दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आज की तारीख में एक लिमिटेड पैसा मंथली इनके पास ना दे रहा हो। ये बात अलग है, इसकी खबर किसी को नहीं, इसकी खबर किसी को नहीं और सब इनको पैसा दे रहे हैं इतना सिस्टमैटिक तरीके से। तो इन्होंने जो प्लान किए, तो जब इन्होंने पैसा दिया पूरी दुनिया को और उनसे सोना भी लिया, तो फिर ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा मामला जब फैल गया
तो 1970 में एक घटना घटी। 1970 में सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति को इस बात का आभास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। अब डॉलर कितने छाप लिए हैं क्या पता, हमको तो थमा दिए कि खर्च करो। तब तक ये ट्रांजैक्शन वगैरह भी नहीं ऐसे चलते थे। तो उन्होंने उस समय डॉलर पकड़ा दिए हैं, आ रहे हैं गाड़ियों से, लेकिन इनके पास इतना धन है कि नहीं है, इनके पास इतना सोना है कि नहीं है जितना ये डॉलर छाप रहे हैं। हम तो विश्वास इसी बात पे कर रहे हैं कि सोना है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने 1970 में पहली बार इनसे कहा कि हम आपका डॉलर वापस करते हैं, हमारा सोना वापस करो। तो प्रतिवर्ष उसने इनको वापस करना शुरू किया और प्रतिवर्ष जो है वो इन्हें सोना देता रहा। उसने इनकार नहीं किया क्योंकि वो जानता था इनकार ही एक ऐसी चीज है जो उसकी सारी व्यवस्था को तबाह कर सकती। तो उसने इनकार नहीं किया, लेकिन अंदर से अंदर वो ये जान गया था कि अगर पूरी दुनिया के सारे देशों ने डॉलर मांगना शुरू कर दिया, वापस देना शुरू कर दिया और सोना मांगना शुरू कर दिया, तो एक दिन हम आफत में पड़ जाएंगे क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा फैला रखा है। तब वहां पे दूसरी कहानी शुरू हुई। 4 साल तक सन 71, 72, 73, 74 तक वो अंदर ही अंदर फ्रांस इनसे सोना लेता रहा और ये देते रहे। और यही 4 साल थे जब इन्होंने इजराइल को गुंडा बनाया। इजराइल को इन्होंने शस्त्र दिए और इजराइल उस 4 सालों के दौरान एक काम कर रहा था। जितनी भी गल्फ कंट्रीज थीं जिनके पास तेल था और उस समय तेल सोने के बदले में देते थे, उन सारी गल्फ कंट्रीज पे ये बम फेंकता था। इजराइल कुछ भी नहीं करता था। ये इनका गुंडा देश है। मैं आज भी आपसे कहता हूं, इजराइल के पास भी वही स्थिति है कि इजराइल के पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इजराइल धन के मामले में दुनिया के टॉप पे है। और इजराइल तो बैंकिंग सिस्टम भी कंट्रोल नहीं करता। अगर इजराइल की हिस्ट्री आप लोग खोल के देखेंगे, गूगल करेंगे कि इजराइल सबसे ज्यादा धन कहां पे कमाता है, तो आपको पता लगेगा कि अब भाई किसी तरीके से तो दिखाना है ना पैसा, तो आपको पता लगेगा कि इजराइल ने कुछ ऐसी रिसर्च कर रखी है जिन रिसर्च को बेच के वो पैसा कमाता है। कौन सी रिसर्च है? रिसर्च है साहब। खैर चलो, ये आगे की बात है। तो ऐसी कंडीशन में एक और जबरदस्त काम हुआ। 4 साल तक जब ये इजराइल बम फेंकता रहा सब पे, तो गल्फ कंट्रीज में बेचारे ये शेख होते ना, बड़े सीधे साधे होते हैं। ये बहुत बदमाश टाइप के नहीं होते, बहुत सीधे साधे होते हैं। पैसा बहुत होता है, जी रहे होते हैं। अभी भी शेखों के वहां पे ऐसे ऐसे महल बने हुए हैं जिन महलों में 10-10, 50-50 हजार सोने की ईंटें लगी हुई हैं, जिसमें एक ईंट का वजन 5-5 किलो है। 10-10, 50-50 हजार ईंटें, फर्श बने हैं पूरे सोने के, क्योंकि सोना इनके पास पूरी दुनिया दे रही थी और तेल लेती थी, लेकिन तेल का खर्चा ज्यादा नहीं था। तो इन्होंने जब 4 साल तक उन पे बम फेंका, इधर 4 साल तक फ्रांस के राष्ट्रपति को सोना देते रहे। 5वें साल सन 75 में फ्रांस के राष्ट्रपति का ऑनलाइन टेलीविजन चैनल पे ये स्टेटमेंट आया कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमें कुछ लोग बेवकूफ बना रहे हैं और हमारा सारा सोना खा रहे हैं। जिस समय ये स्टेटमेंट आया, उसके 15 दिन के अंदर वो राष्ट्रपति एक अज्ञात बीमारी से मर गया। वो बीमारी का सिम्टम लगभग वैसा ही था जैसा राजीव दीक्षित जी के साथ था। राजीव दीक्षित का नाम यहां पर मैं ले रहा हूं। तो राजीव दीक्षित की मौत जिस तरीके की रहस्यमय बीमारी से हुई थी, वैसे ही रहस्यमय बीमारी से फ्रांस के राष्ट्रपति की भी मौत हो गई 15 दिन के अंदर। और वही वो दौर था कि इन्होंने संपर्क किया कि जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं जो अपना तेल पूरी दुनिया में देते हैं, ये तेल अब सोने के बदले में ना देके डॉलर के बदले में दें। उन्होंने कहा हम क्यों देंगे, हमें तो सोना मिल रहा है, हम आपकी बात क्यों मानेंगे। उन्होंने कहा मानोगे नहीं तो एक बात होगी कि इजराइल तुम पे हमले तेज कर देगा, और अगर मान जाओगे तो सिर्फ एक बात होगी, इजराइल तुम पे कभी हमला नहीं करेगा। एक गुंडा बना लिया था। और फिर एक काम हुआ, वो था कि दुनिया के सारे देशों ने अपना जो तेल था वो डॉलर के बदले में खरीदना शुरू किया। तो जिस डॉलर को पूरी दुनिया फ्रांस के राष्ट्रपति के आधार पे अमेरिका को देके अपना सोना वापस लेती, वही डॉलर अब तेल खरीदने के काम आने लगा। और यही सन 70 का 80 का दशक है जब बैंकों ने
जो कि इन्हीं के थे। पूरी दुनिया के बैंक लगभग सिस्टम जो है वो इन्हीं का है। यही परिवार उसको मैनेज करता है। ये परिवार है, ये एक व्यक्ति नहीं जो 300 सालों से जिंदा है, 400 सालों से। ये एक परिवार है जो एक बनाए हुए रूल को लगातार इंप्लीमेंट करता जा रहा है, और सिर्फ शातिरपने से। तो यही 80 का दौर था जब पूरे दुनिया के सब बैंकों ने अचानक होम लोन के अलावा, होम लोन भी उस समय ज्यादा नहीं होते थे, सिर्फ व्यापार लोन होते थे, व्यापार लोन के अलावा कार लोन शुरू कर दिया, वाहन लोन शुरू कर दिया। और जैसे ही वाहन लोन शुरू हुआ, अचानक ही तुम्हारे पास एकदम बहुत तेजी से तेल खरीदने की जरूरतें बढ़ी, और तुम डॉलर का और ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, और डॉलर दिन पे दिन कीमती हुआ जाने लगा। ये मैं देखो पूरी कहानी अगर लंबे समझाऊंगा आपको दिक्कत होगी, इसलिए शॉर्ट में हम चीजें जोड़ रहे हैं कि कैसे करके शातिरपना चल रहा है। सारे रिकॉर्ड आप अलग अलग जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, सब मिल जाएगा आपको। तो ये जो चीज थी, जब इन्होंने डॉलर का ये काम कर दिया तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में इनसे निगाह हट गई, सारी दुनिया की निगाह तेल पे आ गई, और सब लोग तेल के उसमें जीने लगे। ये बहुत अच्छे ढंग से इस मामले को चलाते रहे। उसके साथ साथ, वाहन के साथ साथ, इन्होंने दुनिया में एक और चीज प्लांट की, और वो प्लांट थी बीमा, LIC। आपको मालूम है LIC का अगर आप में से कोई भी एजेंट बैठा बात सुन रहा है तो वो अच्छे तरीके से जानता है कि LIC एक ऐसी चीज है जिसका सदा ही फायदा 300% का होता है। 300% का मार्जिन होता है LIC का। भारत की ही LIC जो है, जो भारतीय कंपनी है, उसके पास कहते हैं 50 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व है, और अब वो कंपनी भी, उसके शेयर प्राइवेट सेक्टर्स में बेचे जा रहे हैं। दुख की बात है। पहले ये प्लान करते हैं, फिर उनको कंट्रोल कर लेते हैं। पहले इन्होंने बैंकिंग प्लान किए, जैसे इंडिया में बैंक थे अलग अलग। जैसे बहुत से लोगों से मैं पूछता हूं कि भाई इंडिया में सरकारी बैंक कौन सा है, तो लोग कहते हैं देखो रिजर्व बैंक सरकारी है। 110 साल पुराना बैंक रिजर्व सरकारी कैसे हो सकता है? 110 साल तो हमें आजाद हुए भी नहीं हुए, तो फिर सरकारी कैसे हुआ? इसका मतलब ये प्लान था, फिर उसके बाद सरकार के पास गया, और इसके पीछे कैसे घपले होते हैं उसकी हम अलग से कोई एक वीडियो बना के बात कर सकते हैं। तो इन्होंने तेल जो था वो खरीदने के लिए बात की, उन्होंने बीमा जो था वो योजनाएं लॉन्च कर दी। अब लोगों को आदत डालनी थी लोन की, और वो लोन की आदत डालनी थी, और उसके लिए उन्होंने घर लोन, कार लोन, शिक्षा लोन, व्यापार लोन के माध्यम से हर आदमी को लोन। आप में से कौन ऐसा बैठा जिसके ऊपर कोई ना कोई लोन ना चल रहा हो? हम सब के पास लोन चल रहा है। तो ये सब इन्होंने करना शुरू किया, और धीरे धीरे पूरे तरीके से मजबूत करते चले गए अपने आप को। इसी बीच इन्होंने कुछ और काम भी किए जिसके बारे में जानना जरूरी है, और उसमें सबसे बड़ा इनका काम था वो था CIA बनाना। अब आप लोग कहोगे CIA तो अमेरिका की है, आप कैसी बातें कर रहे हो, फिर आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, कुछ चीजों का रिकॉर्ड नहीं भी रखना अच्छा है, इनका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन CIA एकमात्र संस्था है पूरे विश्व में अमेरिका की बनाई हुई, जो अमेरिका के अंदर बिल्कुल जांच नहीं कर सकती, लेकिन पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में CIA जाके जांच कर सकती है। और ये इनका सबसे खतरनाक हथियार था, क्योंकि अब इन्हें पूरे दुनिया के लोगों को अपने मुट्ठी में कब्जे करने के लिए एक चीज मिल गई थी। क्योंकि वहां के नेता होते हैं और सब होते हैं, सबकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और CIA सबकी कमियां इकट्ठी कर रहा था। और हर नेता 5 साल बाद जब आता है, तो उस नेता को 5 साल बाद बेचारा गरीब परिवार से जैसे तैसे तो नेता पहुंचा, तो उसको किस तरीके के लालच दिए जाएं और किस तरीके से अपने कंट्रोल में किया जाए, उसका काम पूरी दुनिया में CIA करती। ये बात आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, ये जान लीजिए CIA ये काम करती है। CIA बहुत भयंकर तरीके से एक एक आदमी के रहस्य और राज जानने के बाद एक फाइल क्रिएट करती है, जिसके माध्यम से ये सबको पपेट बनाते हैं कि कब किसको क्या चलाना है और कौन से प्यादे का कहाँ उपयोग करना है।
ये CIA के माध्यम से करते हैं। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी टीम बनाई गई होती जो कि अमेरिका अपने हित के लिए बनाता, तो कम से कम CIA को अपने देश में भी कभी जांच करने की बात कहता। लेकिन उसके देश में CIA जांच नहीं कर सकती। और इसके बीच में जब इन्होंने तेल का ये सब व्यापार फैलाया, तो जो देश इनको तेल देने को राजी नहीं हुआ, सद्दाम तेल देने को राजी नहीं हुआ, लीबिया इनको राजी नहीं हुआ, ईरान इन पे राजी नहीं हुआ, तो जो देश राजी नहीं होता है उसको ये अपने तरीके से नष्ट करने का काम करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी चलती रही। उसके बाद दुनिया में एक नवीन क्रांति का आरंभ हुआ, वो भी जानना जरूरी है। वो नवीन क्रांति थी इंटरनेट। ये लोग, आप ये समझते हो कि ये लोग इंटरनेट बनाते हैं, सब भूल जाइए। ये लोग सिर्फ निगाह रखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी और ऐसी आ रही है जो अच्छा काम कर सकती है, और समय से पहले ये उस टेक्नोलॉजी पे अपना कब्जा कर लेते हैं और समय पे उसका उपयोग करते हैं। तो इंटरनेट जिस समय ये फैल रहा था, उस समय इन्होंने समझ में आ गया था कि ये एक क्रांति होने वाली है। तो इन्होंने कब्जा किया गूगल पे, पीछे से माइक्रोसॉफ्ट पे, ये पीछे से फंड देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पे, आज की तारीख में अमेजॉन जो चल रहा है उस पे, फेसबुक जो चल रही है उस पे। और अगर कोई मेरी बात को ना मानता हो तो मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूं इनके बारे में। गूगल के बारे में बता देता हूं कि गूगल के जो मालिक हैं वो, अब हम लोग जानते हैं ना, CEO जो है वो पचौरी है, वो हिंदुस्तान का है, 600 करोड़ रुपए जिसकी सालाना सैलरी है। लेकिन असली इसके जो मालिक हैं वो पिछले लगभग 12-15 साल से कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है। बस इतना पता है कि वो किसी बड़ी रिसर्च में लगे हुए हैं। तो मुझे तो एक बार उनसे मिलना है, वो हैं और कौन सी रिसर्च पे लगे हैं, वो कहाँ हैं, इस पे जरा एक चिंतन करो आप सब लोग। गूगल के मालिक कहाँ हैं और वो रिसर्च क्या कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि अगर वो कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं, पहली बात तो ये शक है कि जीवित हैं कि नहीं है, मुझे पता नहीं। अगर वो जीवित हैं तो दूसरी बात एक सुनी है कि वो लोग जो हैं नैनो पार्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। वो नैनो पार्टिकल्स जो इतने छोटे होते हैं कि आंखों से भी दिखाई ना दें, लेकिन इतने छोटे पार्टिकल्स में एक पूरे कंप्यूटर की जानकारी डाली जा सकती। दिस इज नैनो पार्टिकल्स। वो उस पर काम कर रहे हैं और बहुत बड़े तरीके से कर रहे हैं। अगर वो इतना सब चल रहा है तो वो छुपा हुआ क्यों है? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल है। गूगल के पास सबसे ज्यादा धन है, सबसे ज्यादा ताकत है। गूगल के माध्यम से हम दुनिया को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारे आपके जितने भी मोबाइल की जानकारी है, जितने भी चित्र हैं, जितने हमने फोटो खींचे, जितने हमने जो भी किया, वो सब कुछ गूगल के पास मौजूद है। तो एक गूगल को कंट्रोल लेने से दुनिया के हर आदमी की इतनी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसे फंसा के जेल डाला जा सके। क्योंकि इनके पास अधिकार केवल आपकी जानकारी लेने का नहीं है। गूगल अगर चाहे तो बैठे बैठे आपके मोबाइल में ऐसे दस्तावेज, आपके लैपटॉप में ऐसे दस्तावेज डाल सकता है कि वो दस्तावेज के आधार पे पुलिस आके आपको पकड़ लेगी कि आप कुछ गलत काम कर रहे थे। जैसे मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन अगर मेरी बात से कुछ भड़के तो हो सकता है मेरे मोबाइल में ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन अचानक आए और उसी दिन पुलिस आएगी और मुझे ले जाएगी और पूरे तरीके से स्वामी जी गलत गलत गलत, और आप लोगों के पास एक मौका मिलेगा, एक और राम रहीम, एक और ये, एक और वो, और आप लोग तमाशा देखना और तैयारी करना आगे की, जिसके लिए आप लोगों को ये लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये सब चीज़ों पे कब्जा किया और इससे इन्हें समझ में आया कि दुनिया को एक नई दिशा दी जा सकती है। अब इनके पास कुछ दिक्कतें बाकी थी। पूरे दुनिया को कंट्रोल करने में और गुलाम बनाने में कुछ दिक्कतें अभी चल रही थी। वो दिक्कतें सुने क्या क्या थी। लोगों के पास अभी भी कैश चल रहा है, लोगों के पास अभी भी कैश है, और पूरी दुनिया का अगर कैश मिला लिया जाए तो कई करोड़ करोड़ रुपए का कैश है जो भी मार्केट में है। और यही कैश कारण है कि बहुत से लोग बैंकों से लोन लेने के बाद भाग भी जाते हैं, उनका पैसा निपटाते नहीं। तो अगर किसी तरीके से दुनिया में सब कैश फ्री इकोनॉमी हो जाए तो कोई भी आदमी बैंकों का पैसा लेके भाग नहीं सकता। और कैश फ्री इकोनॉमी का वक्त मतलब है, जैसे आज ही मैं बात कर रहा था एक से, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ऊपर कोई लोन है?
उन्होंने कहा हाँ मेरे ऊपर लोन है, एक मैंने गाड़ी 7-8 लाख रुपए के लिए रखी, उस पर लोन है। और मैंने कहा कि क्या आपका बैंकों में कुछ पैसा जमा है? बोले हाँ लगभग 10-12 लाख रुपए मेरा बैंकों में है। कितने मजे की बात है, हमारा ही पैसा बैंकों में जमा है और उसमें से ही हम लोन ले रहे हैं और उसका ही हम ब्याज दे रहे हैं। हम वो समझ रहे हैं रखा हुआ हमारा सेफ है, और ये बात ठीक भी लगती है, रखा हुआ सेफ है, और ये जो है जो हमने गाड़ी ली है इसका देखा जाएगा, निपटाते रहेंगे, अगर कहीं नहीं निपटा पाया तो होगा, देख लेंगे। लेकिन अगर सारे बैंक अंदर से एक साथ जुड़े हुए हों और पूरे दुनिया में कैशलेस इकोनॉमी हो जाए तो विश्वास मानना कोई भी आदमी इनका पैसा लेके भाग नहीं सकता। ये हर आदमी को पकड़ के ले लेंगे और तुम्हारा पैसा तुम ही से खेलेंगे और तुम पूरे तरीके से इनके कंट्रोल में रहोगे। तो पहला इनका था कि पैसे जो सबके पास रखे हैं वो कैसे पहुंचाया जाए। दूसरा इनके पास प्रॉब्लम थी पोल्यूशन इत्यादि बढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है घर तो उनका भी है, पृथ्वी उनका भी घर है, अगर पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा तो एक दिन उनको भी दिक्कत होगी, तो ये भी वो सोच रहे थे। साथ साथ पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी तो फिर ये सब चीज़ें पृथ्वी की जल्दी ख़त्म कर देंगे। तेल देखो ख़त्म कर दिया, 70-80 साल में तेल ख़त्म कर दिया, कोयला ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐसे तो धीरे धीरे पृथ्वी सूख जाएगी, फिर ये क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इनके पास पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी एक दिक्कत थी, और सारी दुनिया की एक सरकार कैसे बनाई जाए। तो इनके पास ये 4 मुद्दे थे। पहला, बैंक का सारा पैसा बैंकों के पास पहुंचाया जाए, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, और सारी दुनिया की एक सरकार बनाई जाए, क्योंकि सबको कंट्रोल करने के बजाय एक को कंट्रोल करना आसान। अब यहां पे आता है कोरोना। अब अगर कोरोना, ये पूरे, इसमें एक चीज और मैं लिख रहा था, दुनिया के सारे व्यापार को भी कंट्रोल करने का इनका प्लान। तो जो मैंने 4 बातें बताई थी उसमें एक 5वीं जोड़ लीजिए। पहली है पैसे जो थे वो सारे कैसे बैंकों में पहुंचाए जाएं, पोल्यूशन पे कंट्रोल कैसे किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो, और सारी दुनिया की एक सरकार बने, और साथ ही साथ पूरे दुनिया का बिजनेस कोई एक ही आदमी कंट्रोल करे। जो कुछ भी है वो भले ही किसान अपने खेत में कमाएगा, लेकिन उसमें से जो ऊपर की हमें कमाई करनी है वो एक ही आदमी तक पहुंचे, और उसमें से वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे के लोगों को एम्प्लॉय रखे। तो ये काम करने थे, इसके लिए कोरोना आया। आज जो कोरोना की स्थिति है, अगर किसी दिन इन 5 बातों की बात करता हूं और फिर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, बाकी आपसे अगली बात होती रहेगी। तो पहली बात ये कि अगर आज आपसे सरकार कहे कि नोटों के माध्यम से भी फैल रहा है कोरोना, और दूसरी तरफ आप लोग एक न्यूज सुन रहे होंगे और 5G भारत में अभी तक 100% नोटबंदी इसलिए नहीं बंद हो पाए क्योंकि हमारे पास या बहुत से देशों में अभी नेटवर्क सब जगह समस्या है। तो इन्होंने 5G भी प्लान करना है, 2-4 साल के अंदर 5G सब जगह प्लान हो जाएगा, और उसके बाद ये खबर आएगी कि नोटों से भी फैलता है कोरोना और सारे नोट बंद कर दिए जाएंगे। पहली बात, नोट बंद किए जाएंगे और आप लोग जो हैं उसको सहमति देंगे। एक भी आदमी आप में से बैठा नहीं है जो ये मना करे कि कोरोना को रोकने के लिए अगर नोटबंदी भी करनी पड़े तो कर दी जाए। तो इस तरीके से नोट बंद होंगे। पोल्यूशन बढ़ाने के लिए आपको गाड़ी दी गई आपको घूमने के लिए, अहंकार आपका पोषित है। अब हर आदमी का अहंकार पोषित हो चुका और तेल का झंझट भी समाप्त हो चुका, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी दुनिया में 10 या 12 साल के लिए तेल बचा है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का समय आ गया, तो अब तो बहुत ज़्यादा तेल उन्हें बिकवाना नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गाड़ियों के लोन देंगे, फिर भी अब वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लोन देंगे, लेकिन वो आपको इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि आप बहुत सी चीज़ों का उपयोग बंद करो। जैसे पानी की बोतलों का उपयोग बंद होगा, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी प्रयोग बंद होगा। फिर क्या चलेगा? फिर जिस तरीके से एक बार कोड होता है वो बार कोड आपके हाथ पे प्रिंट कर दिया जाएगा और हर आदमी का बैंक अकाउंट उसके हाथ पे प्रिंट होगा, उसी में पैसा आएगा और उसी से पैसा जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्लास्टिक सारी रोकेंगे, प्लास्टिक यूज नहीं करनी है, आपको थोड़ा आदम तरीके से रहना है, आपको कई चीजें ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि अब पाई नहीं जाएंगी,
क्योंकि अगर पेट्रोल खत्म है तो प्लास्टिक भी खत्म है। अभी तक इन्होंने प्लास्टिक से जितना धंधा था करना कर लिया, जितनी गंदगी फैलानी थी इन्होंने फैलाई, लेकिन अब आपको समझाया जाएगा कि ये गलत है, और ये नहीं बताया जाएगा कि अब ये दुनिया में पैदा नहीं होता इसलिए लाएं कहां से, बल्कि ये बताया जाएगा कि कोरोना जो है वो प्लास्टिक पे इतने दिनों रह लेता है, इस पे फैल लेता है, तो ये चीजें हमें बंद कर देनी चाहिए और आप ये भी मानोगे। तीसरी चीज है पॉपुलेशन कंट्रोल, तो वो भी होगी, क्योंकि अचानक ही कोरोना के डर में इस समय ऐसा माहौल पैदा है कि लोग बहुत से ऐसे होंगे जो अपने बच्चे तक पैदा नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हों जिनको कोरोना जन्मजात हो, क्योंकि मासूम बच्चों पे ज्यादा कोरोना फैलता है, 10 साल तक के बच्चों पे ज्यादा कोरोना फैलता है। तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी ये पॉलिसी जल्द ही लाई जाएगी और ये WHO या किसी तरह से ये अमेरिका वगैरह की तरह से लाई जाएगी और आप सब इसको मानोगे। सारी दुनिया की एक सरकार, क्या आपको ऐसा लग नहीं रहा कि इस समय सारी दुनिया की सरकार एक हो गई? आज से 2-2.5 महीने पहले जब हमारे पास चीन की खबरें आती थीं और हम सुनते थे कि चीन के लोगों को घर से घसीट के कि कोरोना हो गया, बंद किया जा रहा है, तो हम लोग कहते थे हाँ ये कितनी बुरी बात हो रही, ऐसा हो रहा है। और आज जब हमारे यहाँ पुलिस हमारे घरों के दरवाजे तोड़ के हमें ले जाने का कार्य कर रही है, तो हमें रत्ती भर भी ये संदेह नहीं हो रहा कि गलत हो रहा है, बल्कि जिनके साथ नहीं हो रहा है वो सब कह रहे हैं सही तो हो रहा है, सही तो हो रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से तुम्हारे साथ किया जा रहा है। वर्ल्ड सरकार की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं, एक इकोनॉमी होगी, एक ही तरीके की सब चीज होगी और डिजिटल करेंसी होगी जो वर्ल्ड करेंसी होगी। डिजिटल करेंसी, वर्ल्ड करेंसी, आप उसको चलाइए और जिए। अब ये सारा व्यापार कंट्रोल करेंगे, पूरी दुनिया को कर्ज के मार में रखेंगे, नोटों का चलन पूर्णतः बंद करेंगे, हर चीज डिजिटल होगी, इवन कि डिजिटली ही ट्रांजैक्शन के साथ साथ डिजिटली ही मार्केट करनी पड़ेगी। विश्व सरकार बना के ये पब्लिक को ये दबाव बनाएंगे कि हर आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना। ये अब नियम होने वाले हैं, ये पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन की गाइड होगी जिसको आपको पालन करना पड़ेगा, जिससे आपके कुछ नंबर्स बनेंगे हर महीने और उन नंबरों से आपके लिए कुछ फैसिलिटीज खोली जाएंगी। साथ ही आपकी स्थिति के अनुसार आप कितने धनवान हैं, कितना आप लोन लेके निपटाते हैं, कितना आप अच्छे ढंग से काम करते हैं, ऐसी कई तरीके की एक चीज बनाई जाएगी। उसके आधार पे किया जाएगा कि इतने पॉइंट आपके मिल गए हैं तो अब आप कार इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने पॉइंट मिल गए हैं तो अब आप बालक पैदा करने की परमिशन ले सकते हैं, इतने पॉइंट मिल गए हैं तो अब आप अपना एक मकान के अलावा एक और मकान बना सकते हैं, इतने पॉइंट मिल गए हैं तो आप ये कर सकते हैं। हर चीज़ पॉइंट के आधार पे आपको दी जाएगी। भविष्य ये होने जा रहा है, मानो तो बोलो। इकट्ठे होते हैं और फिर मैं वो भी प्लान बताता हूँ कि कैसे बचा जा सकता है, और नहीं मानो तो ये जानो ये गुलामी नहीं तो और क्या है। प्रणाम।